नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म एग्जाम फैक्ट में। तो साथियों, आज एस्टेट की हमारी क्लास नंबर 13 है, जिसके अंदर हम अकाउंटिंग के डेप्रीशिएशन को स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, डेप्रीशिएशन को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज यहाँ पे ध्यान दें। डेप्रीशिएशन का मतलब समझने से पहले एक चीज ध्यान दें। बोले क्या? इस चैप्टर को मन लगा के पढ़ना। एस्टेट के अंदर इस चैप्टर के अंदर से कई बार बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। असल में बात यहां पे क्या है? हरास। इस चैप्टर का नाम ही क्या है? हरास, यानी कि डेप्रिसिएशन। शॉर्ट में निपटाएं तो इसकी डेफिनेशन को बोले, डेप्रिसिएशन होता क्या है? तो बोले सर, एक काइंड ऑफ डिडक्शन, एक काइंड ऑफ, यू कहा जाए कि भी डिक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ द असेट। कहते हैं कि भी जो भी हमारे पास संपत्तियां होती है सर, उन संपत्तियों की वैल्यू में अगर कोई भी चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं, उन चेंजेस को बोले कैसे चेंज सर? आप सिंपल चेंज क्या कि एक पल्ला झाड़ रहे हो? तो देखिए, यहाँ पे चेंज का मतलब मैं कह रहा हूं कमी। ठीक है, इंक्रीमेंट की बात नहीं कह रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कमी, डिक्रीमेंट की बात कह रहा हूं। कहते हैं हमारे पास ह्रास वह चीज है जिससे किसी भी संपत्ति की वैल्यू में किन्हीं कारणों से, कारणों को अगली स्लाइड में पढ़ेंगे, किन्हीं कारणों से धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से होने वाली कमी को हम ह्रास कहते हैं। ठीक है, ठीक है सर, इसको मान लिया हमने, आपने बोल दिया है तो देखिए ध्यान से, जो भी ह्रास होता है ना, वो हमारी असेट्स की वैल्यू पे होता है। कौन सी वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू पे नहीं। मतलब क्या कहना चाह रहे हो सर? मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो भी हमारे पास हमारी स्थायी संपत्तियां हैं, उन स्थायी संपत्तियों की वैल्यू में लगातार कमी होती रहती है। लगातार कमी किन कारणों को अगले अगले पॉइंट में पढ़ेंगे। यहाँ पे समझने की बात यहाँ पे है, अगर मान लीजिए मैंने किसी असेट को आज 1,000 में खरीदा है, तो 1 साल पूरा होते या कुछ समय के बाद उसकी वैल्यू में कमी होगी कि नहीं होगी? अब वो 1,000 की तो नहीं रही होगी। आप कहोगे जी हाँ, उसकी वैल्यू अब 1,000 तो बिल्कुल नहीं रही होगी। अब जब आपको पता है कि उसकी वैल्यू 1,000 नहीं रही, तो ये जो कमी आई है, जितनी भी कमी आई, मान लीजिए वो उसकी वैल्यू 900 रुपये रह गई, तो ये जो 100 रुपए की कमी आई है, यही कहलाता है हरास। अब ये कई कारणों से हो सकता है, उसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी डेफिनेशन हमारे पास क्लियर है। कहते हैं कि बिजनेस की स्थायी संपत्तियों के वैल्यू में लगातार और धीरे धीरे होने वाली जो स्थायी कमी है, उसी को हम हरास कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दे, जो हमारे पास डेप्रिसिएशन है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ फीचर्स हैं, तो उनके बारे में पढ़ लेते एक बार थोड़ा सा, क्या फीचर्स हैं। तो हिंदी मीडियम वालों चिंता ना करो कि यहाँ पे सर ने इंग्लिश मीडियम लिख दिया है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये जरूरी है हिंदी मीडियम वालों के लिए स्पेसिफिकली। क्योंकि देखो, हम मतलब तो हिंदी में समझाते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने की आदत अगर इंग्लिश में डाल लोगे तो थोड़ा बढ़िया रहेगा। तो देखिए, इट इज द परमानेंट डिक्रीमेंट, और वैसे भी आपको फीलिंग नहीं आएगी कि आपने इंग्लिश में पढ़ा कि हिंदी में पढ़ा। इट इज द परमानेंट डिक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड असेट्स। तो अभी डेफिनेशन में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? यही तो पढ़ा था ना कि डेफिनेशन के अंदर कि भी जो स्थायी कमी आती है किसके अंदर? भाई जो भी आपकी असेट्स हैं, यानी कि संपत्तियां हैं, उनकी वैल्यू में, वही क्या है? हरास। तो यही इसकी विशेषता है भाई। स्थायी संपत्तियों की वैल्यू में जो भी कमी आती है, वो मीनिंग कह लो भाई, ये कौन सी है? स्थायी है। यहां पर स्थायी को, परमानेंट को देखो आप, यही है इसकी विशेषता। नेक्स्ट, ग्रेजुअल, और दूसरा जाए कंटिन्यूअस। कहता है कि भी धीमे धीमे, ठीक है, धीमे धीमे लेकिन लगातार चलने वाली प्रोसेस है जी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस कभी रुकेगी। अभी अगर कोई असेट आपके पास है, तो उसकी उसकी वैल्यू के अंदर, उसकी बुक वैल्यू के अंदर ही आप लगातार यूज कर रहे हो, उसके कारण या किन्हीं भी और कारणों से उसकी वैल्यू में लगातार कमी आती रहती है, और उसी लगातार आने वाली कमी को यहाँ पर उसकी एज अ फीचर, एज अ विशेषता आपके सामने रख दिया गया है। तो आप, उम्मीद कर रहा हूं कि इस पॉइंट को यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ रहे होगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इट इज नॉट द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ द असेट। मतलब सर क्या कहना चाह रहा है इधर? तो देखिए ध्यान से, ये कहता है कि अभी अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि एक संपत्ति को हमने 1,000 में खरीदा, फिर हमने उसमें से 100 रुपए का ह्रास कम करके उसकी वैल्यू निकाल ली, बोले अब 900। तो हम ये 900 रुपए यानी कि उसकी नई वैल्यू निकालने के लिए डेप्रिसिएशन नहीं लगा रहे। हम यहां पर ये डेप्रिसिएशन इसी लगा रहे हैं ताकि जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है ना, एक्चुअल कॉस्ट है, उसका पता लगाया जा सके।
ठीक है, उसका पता लगा सके, या यूं कहा जाए जो भी आपकी है पता लगा सके, ये पलगाली, ठीक है, पता लगा सके। तो इसके लिए क्या होगा कि हम जो भी आपकी असेट है उसकी जो भी कॉस्ट है उसको हम, देखिए मैं यहां पे अगर 100 रुपए लगा रहा हूं डेप्रिसिएशन के रूप में, तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये असेट 10 साल तक मेरे काम आएगी, और हर साल मैं यहां पे उसकी असेट को 100 या उस असेट की वैल्यू को 100 रुपए करके अपनी बुक ऑफ अकाउंट से चार्ज कर लूंगा, यानी कि हर साल मेरी टोटल कॉस्ट के अंदर 100 रुपए उस मशीन की कॉस्ट भी शामिल हो जाएगी। समझ रहे हो? यानी कि मैं क्या करना चाह रहा हूं इधर, पहले तो मैं यहाँ पे उस असेट की वैल्यू को यूं कहा जाए कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं अलग अलग ईयर्स में। दूसरा, फिर एक्चुअल कॉस्ट पता कर रहा हूं। सिंपल यहां पे क्या कह रहा है, हमारा मेन मोटिव है कि जो भी कॉस्ट ऑफ असेट है ना, उसको उसकी इफेक्टिव लाइफ स्पैन के अंदर क्या कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। यही तो है, पहले साल 100, उससे अगले साल 100, फिर 100, फिर 100 और फिर 100, इस तरीके से जो है कि भी 10 साल तक लगातार 100 रुपए काटते रहेंगे, यानी कि उस असेट की टोटल वैल्यू को हमने 10 साल के अंदर डिवाइड कर दिया। क्लियर? ये हमारा डेप्रिसिएशन लगाने का मेन मोटिव इधर आ जाता है। नेक्स्ट, इट डिक्रीजेस द बुक वैल्यू ऑफ द असेट नॉट द मार्केट वैल्यू। ये यहां पे कहता है कि भी जो भी असेट है ना हमारे पास, उसकी बुक वैल्यू में चेंज होता है, क्योंकि देखो हमने उसको रिकॉर्ड करा है अपनी बुक्स के अंदर, ठीक है, और हम जो भी सर्टेन परसेंटेज डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो वो हमेशा किसके ऊपर, बुक वैल्यू पे लगेगा। तो कमी तो सिर्फ बुक वैल्यू में होगी। ऐसा हो सकता है कि मार्केट के अंदर उस असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई हो, ठीक है, लेकिन इंक्रीज अगर हुई होगी तो मेरे बंधुओं उसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट भी तो आई होंगी, तभी तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई हुई होगी। अब वो पुरानी चीज के लिए तो कोई आपको एज इट इज पेमेंट नहीं करेगा ना। तो ध्यान दे, जो भी डेप्रिसिएशन लगाया जाता है वो हमारी बुक वैल्यू पे लगाते हैं, यानी कि बुक वैल्यू में कमी आती है, मार्केट वैल्यू में नहीं। फिर द टर्म डेप्रिसिएशन इज यूज्ड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स। तो इस चीज को समझने के लिए आपको एक पॉइंट को समझना होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूं इधर। वो पॉइंट कौन सा है सर? तो चलिए गौर फरमाते हैं उस पॉइंट के ऊपर भी, क्या कहता है वो। यहां पे हम एक चीज को लेकर चलते हैं, बोले क्या सर, जब भी कोई असेट होती है ना सर, वो असेट्स को अगर क्लासिफाई करें तो हम यहां पे कह देते हैं टेंजिबल, टेंजिबल यानी कि दृश्य संपत्तियां, और फिर होता है हमारे पास इनटेंजिबल, इनटेंजिबल मतलब अदृश्य संपत्तियां, ठीक है। और एक होता है हमारे पास ऐसे असेट्स, देखो दृश्य और अदृश्य तो होता है, एक हमारे पास वेस्टिंग असेट होता है। वैसे वेस्टिंग असेट्स भी हमारे पास टेंजिबल की कैटेगरी में ही आती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे ध्यान दे, जो दृश्य असेट्स हैं यानी कि जो देखी जा सकने वाली असेट्स हैं, जिनको छुआ जा सकता है, उनको हम यहाँ पे कहते हैं टेंजिबल। जैसे कि भी आपका फर्नीचर, जैसे आपका प्लांट, आपका मशीन, आपका बिल्डिंग, ये सारी की सारी टेंजिबल है। अदृश्य के अंदर जैसे आपका गुडविल, जैसे आपका कॉपीराइट, आपका ट्रेडमार्क, ठीक है, ये सब का सब आपका किसके अंदर आ जाता है, ये सब आपका अदृश्य संपत्ति। और वेस्टिंग एसेट्स के अंदर आपकी जो खदाने हैं ना, खदाने जिनको हम इंग्लिश में माइंस कहते हैं, ठीक है, माइंस। अब ये माइंस ये लगा लो, कैसे लगा लो, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, सॉरी फॉर दैट। ये माइंस होती है, जैसे इनको खदाने कहते हैं, जैसे कि भी ऑयल की, ठीक है, कोल की, गोल्ड की। अब ये सारी की सारी चीजें आप समझ चुके होंगे यहां तक। अब कहता है जो दृश्य संपत्तियां होती है ना, इनके ऊपर तो लगता है डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन। और जो इंटेंजिबल होती है इनके ऊपर लगता है अमोर्टाइजेशन, ठीक है। और जो वेस्टिंग एसेट होती है ना, इनके ऊपर लगता है डेप्लीशन, डेप्लीशन। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग ह्रास। अमोर्टाइजेशन का मुझे याद नहीं, शायद क्या कहते हैं इसको, लेकिन जो हमारे पास डेप्लीशन है उसको कहते हैं हम लोग रिक्तीकरण। अब ये चीज क्या है, तो देखिए टेंजिबल असेट्स की वैल्यू में जो कंटिन्यूअस चेंजेस हो रहे होते हैं ना, जो परमानेंट चेंजेस हो रहे होते हैं, तो उनको हम यहाँ पे कह सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो उनको हम देख सकते हैं कि हाँ भी उसकी वैल्यू पहले 1000 थी, अब उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 900 रुपये रहेगी, यानी कि 100 रुपये का हमारे पास डेप्रिसिएशन है।
अमोर्टाइजेशन के अंदर जो असेट्स है ना उनकी वैल्यू में एकदम से बहुत कमी आ जाती है, ठीक है, या उन असेट्स की वैल्यू में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होती रहती है, उसको अमोर्टाइजेशन कहते हैं। और रिक्तीकरण के अंदर देखिए, जो भी खदान में से जितना माल आप निकाल लोगे तो उतनी ही कमी आपकी वैल्यू में आ जाएगी ना उस पर्टिकुलर असेट की, उस पर्टिकुलर खदान की, तो उसको यहां पे डेप्लीशन कहा जाता है। अब इस पॉइंट में कहता है कि जो डेप्रीशिएशन है ना वो सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है। तो इसने कौन सा गलत बोल दिया, मैंने आपको तीनों बता दिया। वो पूछ सकता है यहां से क्वेश्चन कि टेंजिबल असेट्स पे क्या लगता है, डेप्रीशिएशन, अमोर्टाइजेशन, डेप्लीशन, या कोई नहीं। या फिर आपसे वो पूछ सकता है कि अमोर्टाइजेशन किस पे लगता है, टेंजिबल असेट्स पे, इंटेंजिबल असेट्स पे, वेस्टिंग असेट्स पे, या नॉन ऑफ द दीज। ठीक है, इस तरीके से वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो आपने उसके लिए रेडी रहना है। तो ये फीचर्स है हमारे पास हमारे डेप्रीशिएशन के। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। बोले सर कारण, वो कहता है कारण क्या क्या होते हैं डेप्रीशिएशन के। ठीक है, तो यहां पे वो जब कारण की बात कहता है हमारे पास, बोले सर रीजन, बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज का कारण जानना। अब कहता है देखो, हमारे पास है ना बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके कारण टेंजिबल असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। सबसे पहला यूज के कारण, भाई लगातार जब हम यूज करते हैं किसी असेट को तो उसमें घिसावट होती रहती है और अब वो पहले के जैसी नई नहीं रही होती, जिसके कारण उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। फिर कहता है समय अवधि समाप्त होने के कारण, यानी कि जो टाइम लिमिट होती है, अभी मान लीजिए ये पर्टिकुलर संपत्ति 10 साल चलेगी, 20 साल चलेगी, जैसे ही वो टाइम ओवर होता है उसके बाद उस असेट की वैल्यू कम हो जाती है, यूं कहा जाए वो वैल्यू लेस रह जाती है, ऐसा कह सकते हैं आप। जैसे व्हीकल्स को ले लो यार, अगर व्हीकल्स की बात करें तो कहा जाता है डीजल व्हीकल को 10 साल तक ही रन किया जा सकता है, उसके बाद वो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैलाते हैं, तो सरकार क्या करती है कि 10 साल के बाद उन व्हीकल्स को रोड पे चलने नहीं देती। तो ये बताओ, जिस गाड़ी के कागज खत्म हो चुके हैं उस गाड़ी को आप लेना चाहोगे क्या? आप शुरुआत में कहते हो नहीं कागज तो है ही नहीं इसके, मैं क्यों लूं? यानी कि क्या वो अब गाड़ी नहीं दिखती? वो गाड़ी दिखती है सर, अब भी गाड़ी है, चलती है, लेकिन क्या है, उसका टाइम लिमिट पूरा हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, जिसकी वजह से अब आपके लिए वो गाड़ी एक लिहाज से वैल्यूलेस है, और अगर आप उसको खरीदोगे भी तो उसको सिर्फ और सिर्फ छोटे से एरिया में चलाने के लिए लोगे और उसकी आप ज्यादा कीमत बिल्कुल नहीं देने वाले। तो समय समाप्त होने पर भी असेट्स की वैल्यू में कमी आती है। फिर कानूनी अधिकार समाप्त होने पर, वही चीज डॉक्यूमेंटेशन कह सकते हो, आपको किसी प्रकार की कोई असेट, उसके कानूनी राइट्स आपके पास है और जैसे ही आपके वो लीगल राइट्स खत्म होते हैं तो अब आपके उस असेट की वैल्यू आपके लिए नील बराबर हो जाएगी। ठीक है, फिर यहां पे कहता है जो हमारे पास है ऑब्सोलेशन, और या सॉरी तकनीक पुरानी हो जाने के कारण, या टेक्निकल जो हमारे पास है डेप्रिसिएशन है उसकी बात कहता है, क्या कहना चाह रहा है इधर। ठीक है, अब देखो ऑब्सोलेंस हमारे पास एक टर्म है जिसके अंदर एक्सप्लेन करता है कि भी कोई भी असेट आज आपके पास है, ठीक है, कोई भी असेट है जो आज आपके पास है और उसकी जो टेक्नोलॉजी है ना वो अगर एकदम से उससे अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर आ जाए तो आपके पास जो पुरानी टेक्नोलॉजी वाली मशीन है ना उसकी वैल्यू नील बटा सन्नाटा हो जाएगी, या यूं कहा जाए बहुत कम हो जाएगी। तो ऐसी जो पुरानी संपत्तियां जो नई तकनीक के आ जाने के कारण समाप्ति कगार पे चली जाती हैं या उनकी वैल्यू कम हो जाती है, तो ऐसा कोई हरास अगर लगता है किसी एसेट के ऊपर तो वो हमारे पास ऑब्सोलेंस की कैटेगरी में आ जाता है। इस बात को आप यूं समझिए, अरे एक जमाना था जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का बोलबाला हुआ करता था, फिर कलर आ गया, फिर कलर टीवी वो पिक्चर ट्यूब में ही आता था, फिर उसको बता के बोले एलसीडी आ गया, एलसीडी के बाद फिर एलईडी आ गया, और आजकल जो है कि भी एलॉयड एलॉयड आ चुके हैं, एलॉयड बोलते हैं, हाँ एलॉयड बोलते हैं। ठीक है, लॉयड पता नहीं, एलॉयड यानी कि 4K टीवी। अब सिंपल यूं कहा जाए कि भी एलईडी भी नहीं है, एलईडी 4K में आ चुके हैं। तो ये क्या हो गया, कलर टीवी ब्लैक एंड व्हाइट को खा गया, कलर टीवी को एलसीडी खा गया, एलसीडी को एलईडी खा गया, और एलईडी को धीरे धीरे अब 4K टीवी खा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अब आप आज आपको बोले कोई मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पड़ा हुआ है ठीक करवा के चला लो, आप कहोगे आग लगा दे उसमें। ठीक है, यानी कि आप बिल्कुल भी उसके लिए आप पेमेंट नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि तकनीक पुरानी हो चुकी। फिर कहता है ड्यू टू एक्सीडेंट,
भाई अगर मान लो कोई हादसा हो जाता है, आप अब ये गाड़ी लगा लो, आपने ली, रोड के ऊपर आई, एकदम से ठुक गई किसी कारण से, ठीक है, ठुक गई। अब ठुक जाने के बाद भी इसकी वैल्यू वही रहेगी क्या? बताइए आप हमें। तो मशीन्स के साथ, असेट्स के साथ अगर कोई हादसा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके कारण भी उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है, और वो भी एज ए डेप्रिसिएशन। ये मैं यहाँ पे सिर्फ ठुकना ही नहीं कह सकता भाई, ऐसा है कोई चलते चलते मशीन ज़्यादा खराब होने लग जाए तो उसकी वैल्यू कौन कौन लेगा? मैं अभी अगर सिंपल सी एक बात बताऊं, देख लीजिए, मरम्मत की वजह से भी ऐसा हो सकता है। मेरे पास एक फ्रिज है, ठीक है, एक फ्रिज है, डीप फ्रिज कह सकते हैं आप उसको। उसमें कोई इशू नहीं है, प्रॉपर तरीके से चलता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, कहते हैं उसकी जो, उसके अंदर जो गैस डली जाती है ना, वो उसमें थोड़ा सा लीकेज है। अब एक बात बताओ, कस्टमर को जो भी खरीदने के लिए आता है उसको मैं ये चीज़ बताता हूँ उसको कि क्लियर कर, ताकि बाद में मुझे गालियां ना पड़े, तो बंदा अचानक से उसकी कीमत को बिल्कुल डाउन टू अर्थ ले आता है। यानी कि वो कहता है कि नहीं भाई, 40,000 की चीज के लिए बंदा वहां पे 10,000 देने के लिए रेडी होता है। क्यों? क्योंकि उस फॉल्ट को कभी भी ठीक किया ही नहीं जा सकता। ठीक है। मैकेनिक्स को दिखाया गया, सॉरी बीच में यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो जाता है, आवाज चली जाती है। ठीक है। जो मैकेनिक्स को अगर मान लीजिए दिखाया गया, मैंने वो दिखाया सॉरी, तो उस वक्त मैकेनिक ने कहा जितने दिन चलता है चला लो, नहीं तो ये नहीं चलेगा, ये ठीक नहीं हो सकता। तो एक बात बताओ, ऐसा हादसा हो जाने के कारण उस पर्टिकुलर असेट की वैल्यू क्या रह जाएगी? 40,000 का डीप फ्रिज आज लोग उसके 10,000 तक देने के लिए तैयार नहीं है। क्लियर है ना? तो वो चीज नेक्स्ट, ड्यू टू डेप्लेशन, रिक्तीकरण के कारण, तो आपकी खदानें होती है, जितना माल उसमें से निकाल लोगे उतनी वैल्यू उसकी कम हो जाएगी। समझ आ रही है बात? और फिर बाजार भाव में, यानी कि जो मार्केट प्राइस होता है किसी सेट का, अगर वो परमानेंटली गिर जाए, मान लीजिए आपके पास एक असेट है, सो गोल्ड लगा लो यार, ठीक है, हालांकि गोल्ड कमोडिटी में आता है अगर शेयर मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो, लेकिन आपके पास तो असेट के रूप में ही होगा। तो अगर मान लीजिए गोल्ड की कीमतें अचानक से मार्केट के अंदर अभी जो है कि 55-60 के आसपास चल रहा है, अचानक से कल को 30,000 हो जाए, ठीक है, तो आपके पास जो गोल्ड पड़ा है उसका भी तो रेट एकदम से इतना आ जाएगा, तो अचानक से उसमें कितने रुपए का डेप्रिसिएशन आप देखने को मिलेगा। तो ये चीज यहां पे ध्यान में दें। तो हमारी असेट्स की वैल्यू में भी, अगर मान लीजिए कोई प्लांट है, कोई मशीनरी है, अगर परमानेंटली उसकी मार्केट प्राइस में कोई कमी आ जाती है ना, तो उसके कारण भी हम यहाँ पे क्या कहते हैं, उसको डेप्रिसिएशन मान लिया जाता है। ये भी डेप्रिसिएशन का एक रीजन होता है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि जो रीजंस है, जो कारण है, वो आपकी समझ में आ चुके होंगे। अब हम अगले टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। फिर कहता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, या यूं कहा जाए, आपसे सवाल पूछ लिया जाए वाई, हम डेप्रिसिएशन लगाते ही क्यों हैं, तो उसका आंसर देगा ये ऑब्जेक्टिव्स। ये हमारे पास क्या था, सबसे पहला देखिए, हम क्या जानना चाहते हैं, हम ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस जानना चाहते हैं किसी भी फर्म का, किसी भी बिजनेस का। तो उसके लिए हमको यहाँ पे क्या करना होगा, हमको एक्चुअल कॉस्ट पता करनी होगी, तभी तो हम यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस पता कर पाएंगे। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखने की है कि अगर आपके पास एक्चुअल कॉस्ट है तो आप एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस पता कर पाओगे, और एक्चुअल कॉस्ट आप तभी निकाल पाओगे जब आपके पास प्रॉपर डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट, टू शो द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, कि जो भी आपकी वित्तीय स्थिति है उसकी सही चित्र आप बताना या सही वैल्यू आप लगाना चाहते हो, तो वो तभी पॉसिबल है जब आप असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। नेक्स्ट, एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कहते हैं कि भी जो बिल्कुल एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जानना चाहते हो तो डेप्रिसिएशन लगाओ भाई, उसके बगैर नहीं पॉसिबल। क्यों? ऐसा क्यों? देखिए, आपके पास रॉ मटेरियल है, आपके पास लेबर है, ठीक है, आपके पास और दूसरे एक्सपेंसेस है, उन सबको मिला के आपने किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को पता कर लिया, ठीक है। लेकिन जिस मशीन का यूज करके आपने उसको बनाया है, उस मशीन की टूट फूट घिसावट, उसको कौन शामिल करेगा? तो उसको भी जब आप इसमें ऐड करोगे तभी आपके पास एक्चुअल कॉस्ट आएगा। तो एक्चुअल कॉस्ट फाइंड आउट करना है तो यू हैव टू फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन, आपको डेप्रिसिएशन तो पता करना पड़ेगा। So that's why we are going to find out, we are going to provide the depreciation on the particular assets. Now we are moving to the next point, that is प्रोवाइडिंग फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स। कहते हैं कि भी अगर मान लीजिए एक समय के बाद, देखिए कोई भी एक प्रोडक्ट होता है, कोई भी एक वस्तु होती है, कोई भी एक संपत्ति होती है, उसका एक प्रॉपर लाइफ स्पैन होता है, ठीक है, लाइफ स्पैन होता है। उसके बाद हमने क्या करना होता है, उस असेट को बदलना होता है। अब उसकी जगह पे नई असेट आएगी। अब नई एसेट खरीदनी है तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा? तो यहां पे जो आपका डेप्रिसिएशन होता है ना, वो एक लिहाज से
इसी फंड का काम करता है, यानी कि असेट्स को रिप्लेस करने के लिए आपको पैसा चाहिए तो आप डेप्रिसिएशन अकाउंट से जुगाड़ कर सकते हो। ठीक है, एक लिहाज से उसी पैसे से, यानी कि जो आपने कॉस्ट के रूप में काट लिया, डेप्रिसिएशन के रूप में काट लिया, उसी पैसे को आप यूज करोगे उस पर्टिकुलर असेट को रिप्लेस करने के लिए। नेक्स्ट, यूं कहा जाए कि भी बचाता है आपको ओवर पेमेंट ऑफ टैक्सेस से। देखिए ध्यान से, अगर आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करते और उसको नहीं लगाते तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो कम दिखेगी और आपके प्रॉफिट ज्यादा दिखेंगे, और ज्यादा प्रॉफिट मतलब ज्यादा टैक्स। तो अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो आपके प्रॉफिट कम दिखेंगे, जिसकी वजह से आपको टैक्सेशन जो है ना वो कम देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे कुछ ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे बात कर रहा है, वो कहता है एम्प्लॉयज में डिमांड एंड इंक्रीज इन वेजेस एंड बोनस। देखिए, अगर आपके प्रॉफिट्स यहाँ पे ज्यादा दिखेंगे तो आपके जो कर्मचारी है ना वो भी क्या करेंगे, भाई हमको ज्यादा मजदूरी दो और हमको बोनस दो, इस चीज की वो डिमांड करना शुरू कर देंगे, जिससे आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म में काफी लॉस होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो ध्यान दे इस चीज को भी। तो डेप्रिसिएशन हमको यहाँ पे इस चीज से भी बचाता है। नेक्स्ट फैक्टर, तो कहता है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। हमको उन सभी एलिमेंट्स, उन सभी तत्वों को जानना है कि जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट, राशि, अरे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा कितना नहीं, कौन कौन से तत्व उसको प्रभावित करेंगे। तो सबसे पहला तो भाई कॉस्ट ऑफ द टोटल असेट या टोटल कॉस्ट ऑफ द असेट। भाई आपकी जो संपत्ति है उसकी जो वैल्यू है या उसकी जो कॉस्ट है, कितने में खरीदी थी, तो जितनी ज्यादा वैल्यू आपकी होगी उतना ही ज्यादा यूं कहा जाए डेप्रिसिएशन आपका चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहां पे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, तो जितनी लंबी लाइफ उतना कम डेप्रिसिएशन, और जितनी कम लाइफ उतना ज्यादा डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिर यहां पे फिर यहां पे एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू के अंदर कहता है कि जो भी आपकी असेट है ना, बाद में उसकी कबाड़ वैल्यू, भाई अगर मान लो बिल्कुल यूजलेस हो गई, बिल्कुल यूजलेस हो जाने के कारण उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो, अरे मान लीजिए कोई, अरे लोहे की तो बनी होगी संपत्ति, लोहे की नहीं बनी होगी, प्लास्टिक की बनी होगी, प्लास्टिक की नहीं होगी तो अरे लकड़ी की तो बनी होगी, ऐसे कोई हवा पानी की तो बनाएगा नहीं एसेट को वो। तो यहाँ पे कह रहा है कि जिस भी मटेरियल की बनी है तो उस मटेरियल की तो कोई ना कोई स्क्रैप वैल्यू बचेगी, यहाँ पे कोई ना कोई कबाड़ी वाला तो लेके जाएगा उसको। तो यहाँ पे वो स्क्रैप वैल्यू जो है ना उसको यहाँ पे देखा जाए तो वो भी मैटर करती है। अगर आपकी स्क्रैप वैल्यू ज्यादा है तो आपका डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा, और अगर आपकी स्क्रैप वैल्यू कम है तो आपका डेप्रिसिएशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अरे सिंपल सी बात है, 100 रुपए की चीज है लेकिन पता लगा कि उसकी स्क्रैप वैल्यू है ना बाद में बिल्कुल डेड हो जाएगी, तो तब भी वो 40 रुपए की तो बिकी जाएगी। तो यानी कि उसकी एक्चुअल लाइफ कितनी है, या जो रह कितना गया, 60 रुपए का डेप्रिसिएशन हम लोगों ने चार्ज करना है। अब 60 रुपए को 6 साल में बांट दो, हर साल का डेप्रिसिएशन कितना, 10-10 रुपए हो गया। लेकिन अगर स्क्रैप वैल्यू कितने की, 20 रुपए की है, तो अब उसका डेप्रिसिएशन या टोटल जो वो बचेगा हमारे पास स्क्रैप के बाद 80, और हर साल का जो डेप्रिसिएशन है अब यहाँ पे 6 साल में डिवाइड करोगे तो लगभग हमारे पास कह सकते हो अब 12। ठीक है, यानी कि 11-12 रुपए के आसपास आपका जो डेप्रिसिएशन वो चार्ज करा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दे इस चीज के ऊपर थोड़ा सा। एस्टिमेटेड जो स्क्रैप वैल्यू है ना वो भी आपकी यूं कहा जाए डेप्रिसिएशन की अमाउंट को तय करने में हेल्प करता है। तो दीज आर द फैक्टर्स विच डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन कैसा हो सकता है, फ्रॉम द व्हाट फैक्टर डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन वहां पे दिया जा सकता है, तो ध्यान दे। नेक्स्ट, अब कहता है मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। विद डेप्रिसिएशन चार्ज करने के मेथड, तो बेसिकली हमने यहाँ पे 2 पे फोकस करना है, बाकियों के सिर्फ नाम आपको पता हो तो वही बहुत है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपको इसी में से देखने को मिलते हैं। इन्हीं 2 मेथड्स को यहाँ पे प्रिविलेज दिया जाता है। आपके एस्टेट के अंदर किसी भी और दूसरे मेथड से मैंने आज तक कोई क्वेश्चन नहीं देखा। ठीक है, हाँ कभी कभी कोई आया है तो किसी नाम को लेकर, वो जैसे कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन या मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। तो आपको वहां पे एक एन्युटी है जो, इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, बस नाम पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें से भी एक बार क्वेश्चन आया था और वो यही था कि आपको अलग अलग मेथड दे के है ना पूछा हुआ था कि भाई इनमें से कौन सा हरास का एक मेथड है। तो वहां पे एन्युटी टेबल था, या सॉरी टेबल बोल लिया मैंने, एन्युटी मेथड वहां पे एज अ ऑप्शन था और वही उसका आंसर बना था। ठीक है, बाकी ज्यादातर क्वेश्चन आपके इन्हीं 2 में से पूछे जाते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ये 2 मेथड आपके इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका एन्युटी मेथड है, डेप्रिसिएशन फंड मेथड है, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड है, रीवैल्यूएशन मेथड है, डेप्लेशन मेथड है, मशीन हावर रेट है।
ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और ध्यान दें, इन दोनों में से भी जो मेन बनता है वो हमारे पास सेकंड वाला है। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है, उसने भी किसको, इसी मेथड को यहां पे अप्रूव कर रखा है। यानी कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यानी कि आपको आईटीआर फाइल करना होता है तो आपने अपनी असेट्स की जो वैल्यूएशन यू कहा जाए डेप्रिसिएशन है वो इसी मेथड से चार्ज करना है और किसी मेथड से नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहां पे कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है। तो ये एक मेथड है जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ठीक है, इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है ना, वो लगभग एक फिक्स्ड परसेंटेज पे दिया जाता है। यानी कि हर साल जो आपका डेप्रिसिएशन है वो इक्वल रहने वाला है। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या होता है सर? इसी के अंदर जो आपकी जो असेट्स की वैल्यू है ना वो जीरो हो जाती है। ध्यान में रखें, जीरो हो सकती है। क्लियर? अब वो कैसे जीरो हो सकती है तो वो उसको भी बताऊंगा फंडा क्या होता है। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर ये फार्मूला आपके सामने कि भी अगर स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल करा जाता है तो मैं हरास कैसे निकालूंगा, कैसे फाइंड आउट करूंगा। तो यहां पे वो कहता है, देखिए, सबसे पहले तो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट, यानी कि आपने वो असेट 10,000 में खरीदी और आपने एस्टिमेट लगाया कि जो स्क्रैप वैल्यू है ना वो 2,000 रहने वाली है। तो इसका मतलब आपकी जो वैल्यू है अभी जिसके ऊपर आपने हरास लगाना वो 8,000 बची। अब उसका मान लो वो आपको पता लगा कि भी वो 8 साल तक चलेगी, तो आपने लगाया इधर अंदाजा, तो बोले हर महीने या सॉरी हर साल 1,000 रुपए का डेप्रिसिएशन मैंने लगा देना है। क्लियर? अब यहां पे जो सिचुएशन है, स्क्रैप वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखी थी इसीलिए मैंने फॉर्मूले में रख ली भाई, यहां ऐसा दे सकता है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू ही ना हो तो हम सीधा सीधा, स्क्रैप वैल्यू जीरो है यानी कि संपत्ति की वैल्यू बाद में जीरो हो जाएगी, और मान लो वो चलेगी 10 साल, तो हर साल 1,000 रुपए का डेप्रिसिएशन 10 साल तक, 10 साल तक हर बार की 1,000 कटाते रहेंगे एज ए डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू जीरो है। क्लियर? कोई है ही नहीं उसकी स्क्रैप वैल्यू। तो उस कंडीशन में डेप्रिसिएशन हमारे पास जो है कि भी असेट की वैल्यू को जीरो कर देता है। ये स्ट्रेट लाइन मेथड। अब कहता है स्ट्रेट लाइन मेथड के फायदे क्या क्या है। सबसे पहला फायदा तो अब इसमें जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, अभी आप देख लो, आपको शायद कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉर्मूला है सीधा कॉस्ट डिवाइड बाई लाइफ ऑफ स्पैन। ठीक है, नेक्स्ट, इक्वालिटी ऑफ डेप्रिसिएशन बर्डन। कहता है हर साल एक जैसा, क्योंकि हमने यहाँ पे पता किया हर साल हरास कितना, 1,000 रुपए का। तो 10 साल तक लगातार एक जैसा जो है ब्याज, आप सॉरी ब्याज बोल रहा हूँ, डेप्रिसिएशन आप लोगों ने चार्ज करना है। फिर यहाँ पे कहता है कि भी असेट्स कैन बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। कहता है असेट्स को पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, और फिर शुरुआती मूल्य की जानकारी और डेप्रिसिएशन की भी पूरी जानकारी होती है। इस क्वेश्चन के अंदर देख लीजिए, अगर मान लो जैसे कि भी मैंने यहाँ पे 10,000 दिया था, तो पहले साल के बाद उसकी वैल्यू 10,000 घटा के कितनी आ जाएगी, 9,000। उससे अगले साल फिर 8,000, उससे अगले साल फिर 7,000, उससे अगले साल फिर 6,000, उससे अगले साल फिर 5,000। क्योंकि और अगर मुझे पूछ ले कि भी पहले 5 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा, तो मैं सीधा कह दूंगा 5 गुना में 10 यानी कि 5,000, सॉरी 5 गुना में 1,000 गुना में 5,000। यानी कि देखो, मुझे उसके पूरे डेप्रिसिएशन का भी पता है ना, और मुझे हर साल के बाद अगर वो मुझसे पूछ ले 5 साल के बाद, 5 साल का ह्रास घटाने के बाद वस्तु का मूल्य कितना होगा, तो मैं सीधा कह दूंगा वस्तु का मूल्य घटा में 5,000 रुपए, क्योंकि ये ह्रास है। तो मेरे पास 5 साल के बाद वस्तु का मूल्य कितना रह जाएगा, सिर्फ 5,000 ही रह जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं उसके प्रारंभिक मूल्य को भी ज्ञात कर सकता हूँ, मैं उसके जो है कि भी एट प्रेजेंट मूल्य को भी ज्ञात कर सकता हूँ, पता कर सकता हूँ, और डेप्रिसिएशन को मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। कोई इशू वाली बात नहीं रहेगी यहाँ पे। अब डीमेरिट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, जो ह्रास है ना उसकी कुछ यूं कहा जाए कि भी आपकी कमियां कह रहा है। अब कौन सी कहते हैं कि देखो, इसकी जो हमारे स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, इसकी कुछ कमियां यहाँ पे कहता है। क्या कहता है? गणना कठिन। बंदा कहता है बोले सर जी क्यों बेवकूफ बना रखा, अभी तो कहा था कि यहाँ पे गणना आसान है, अब कह रहे हो गणना मुश्किल है, ऐसे कैसे सर, ये तो कॉन्ट्रा हो गया। तो देखिए बताता हूं आपको। क्या बिजनेस के पास एक ही मशीन है? क्या बिजनेस के पास एक ही प्लांट है? क्या बिजनेस के पास एक ही प्रकार की संपत्ति है? नहीं है ना। बिजनेस के पास तो अलग अलग तरह की मशीनें हैं, अलग अलग तरह के प्लांट हैं, अलग अलग तरह की संपत्तियां और दूसरी हैं, और सभी के ऊपर लगाना है डेप्रीशिएशन और डेप्रीशिएशन, और क्योंकि सभी अलग अलग टाइम पे परचेज कर रखी हैं, ठीक है, तो इस वजह से मैंने हर एक संपत्ति का अलग से ह्रास निकालना पड़ेगा।
अब मान लो बिजनेस के पास 200 प्रकार की संपत्ति है, तो 200 बार यहां पे क्या निकालना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। अब बताओ आसान है कि मुश्किल? अब कहोगे नहीं सर अब टफ लग रहा है। तो बस वही चीज है, यहां पर एक संपत्ति का ह्रास निकालना आसान है, बहुत सारी प्रकार की संपत्तियों पर जब डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने की बारी आती है तो स्ट्रेट लाइन मेथड आपको हाथ खड़े करने पर मजबूर कर देगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट फिर कहता है अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम। देखिए जब आपकी संपत्ति वो क्या कहती है, वो आपकी जो संपत्ति है वो शुरुआत में काम अच्छे से करती है, काम बढ़िया करती है, ठीक है, यानी कि वो उत्पादन भी ज्यादा करती है, तो शुरुआत के जो साल हैं उसमें आपकी आय भी ज्यादा होती है, ठीक है, आय भी ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा प्रोडक्शन कम हो जाएगी और आय भी कम हो जाएगी। लेकिन एक बात बताओ, क्या आपका ह्रास कम होगा? नहीं ना, आपका ह्रास तो एक ही जैसा चल रहा है ना हर बार की। तो यही कहता है कि जब आय ज्यादा थी तब भी आपने 1,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगाया, जब आपकी आय कम है तब भी आपने 1,000। तो ये कह रहा है कि भी जो अनइक्वल चार्ज है ना इनकम के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे इनकम घट रही है तो आपका ह्रास भी तो घटना चाहिए था ना, तो ये तो नहीं हुआ, तो इसीलिए ये इसकी कमी के अंदर आ जाता है। फिर कहता है अनड्यू प्रेशर इन द लेटर, तो इसी का जुड़वा भाई है ये भी कहता है कि भी बाद के जो साल है ना उनके ऊपर डेप्रिसिएशन का खामखा का ज्यादा बोझ है, ये ठीक नहीं है, इसीलिए ये इसकी कमी है। फिर कहता है ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, कहता है कि ये जो मेथड आपका है ना ये ब्याज को शामिल नहीं करता। अब आप कहोगे सर जी ये कौन सी बला आ गई, ब्याज को शामिल नहीं करता? तो देखिए आप एक असेट खरीदना चाहते हो, लेकिन क्या आपके पास ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास वो पूरा का पूरा पैसा हो, आप नकद में वो संपत्ति खरीद लो? बताओ। नहीं सर, हम तो कुछ संपत्तियों को जो है कि भी इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं, या फिर सर जी हम तो ईएमआई पे खरीदते हैं, या फिर आप कह सकते हो सर जी हम तो हायर परचेज पे खरीदते हैं, या फिर आप ये कहते हो सर जी नकद में खरीदा था लेकिन उसके लिए हमने है ना फाइनेंस से पैसा उठा लिया था, NANCE जो भी आपका फाइनेंस पे पैसा उठा लिया था, यानी कि ब्याज पे पैसा उठा लिया था। यानी कि 1,000 रुपए की संपत्ति के लिए आपने 1,000 रुपए ब्याज पर उठाए, जिसके ऊपर आप हर साल 2% ब्याज दे रहे हो। समझ में आई बात? हर साल 2%। तो इस लिहाज से तो आपकी जो कॉस्ट है बिजनेस की उसमें आपने प्लस टोटल ब्याज करना चाहिए ना, टोटल इंटरेस्ट वो भी ऐड होना चाहिए ना। अब लेकिन आपके जो स्ट्रेट लाइन मेथड है ना वो इस ब्याज को टोटली इग्नोर करता है, बोले नहीं नहीं कैसा ब्याज, हमने तो बस मशीन 1,000 में खरीदी है, उसके ऊपर ब्याज दिया है कि नहीं दिया है हमको इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये इसकी डीमेरिट में कंसिडर करा जाता है। ठीक है। फिर कहता है अनरियलिस्टिक राइट ऑफ द वैल्यू ऑफ द असेट टू जीरो, कहते हैं कि भी वस्तुओं का मूल्य जीरो हो जाना, क्या आपको लगता है वास्तव में ऐसा होता होगा? अरे भाई आप कोई भी मशीन खरीदते हो तो वो मशीन आपकी हो सकता है प्लास्टिक की बनी हो सकता है लोहे की बनी हो, तो उसकी कबाड़ वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी ना। तो कबाड़ वैल्यू जब कुछ ना कुछ होगी उसको और नहीं तो 50 पैसे में तो बेच ही सकते हो, तो उसकी वैल्यू को आप जीरो कैसे बना सकते हो? तो ये तो सिर्फ एक मान्यता है और जो कि बिल्कुल सही नहीं है। कहते हैं संपत्तियों का मूल्य पूर्ण रूप से जीरो नहीं हो सकता। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग द स्क्रैप वैल्यू। भाई स्क्रैप वैल्यू मतलब कबाड़ वैल्यू क्या बचेगी ये तय करना भी तो मुश्किल काम है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये भी इसकी लिमिटेशन के अंदर यानी कि डिमेरिट्स के अंदर शामिल हो जाता है। नेक्स्ट, सुटेबिलिटी। बोले सर जो आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड जिसको आप सीधी रेखा पद्धति कहते हो भाई, ठीक है, सीधी रेखा पद्धति, बोले सर ये कौन सी प्रकार की संपत्तियों के लिए सुटेबल है? तो देखिए पहला तो जिन संपत्तियों का उपयोगी जीवन सही से अनुमान लगाया जा सके। भाई हमको पता है कि हाँ ये मशीन 10 साल तक चलेगी, 20 साल तक चलेगी, 5 साल तक चलेगी, उसका लाइफ ऑफ स्पैन जब हम प्रॉपर तरीके से डिटरमाइन कर सके तो उस पे लगा सकते हैं। और साथ ही उन असेट्स के ऊपर जो आपके मरम्मत के एक्सपेंसेस है ना, जो मतलब बार बार रिपेयर के खर्चे होते हैं वो भी बहुत कम हो, तभी हम वहां पे स्ट्रेट लाइन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है। अब ये नहीं है कि सारे के सारे एसेट्स पे ऐसा करना पॉसिबल है। देखिए ध्यान से यहाँ पे ये कहता है कि भी अगर मान लो कि भी आपके पास कोई ऐसी संपत्ति आपको पता है कि जैसे भी गाड़ियों की डीजल गाड़ी की बात करें भाई, डीजल गाड़ियां पता है 10 साल वैल्यू है,
10 साल तक चलने देंगे तो हम क्या देंगे, 10 साल के अंदर अंदर उसकी कॉस्ट को रिकवर करने की कोशिश करेंगे, हम लोग कर लेंगे ना। तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो लगता है ना वो सीधा स्ट्रेट लाइन से लगाया जा सकता है। जितने भी आपके व्हीकल्स हैं उनका इंश्योरेंस होता है, तो आप ध्यान से रखिएगा, उनके ऊपर जो हरास लगाया जाता है ना वो स्ट्रेट लाइन से लगाया जाता है, सीधा सीधा डायरेक्ट, ठीक है। उनपे यहाँ पे डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करा जाता, उनके ऊपर सीधी रेखा पद्धति से ही हरास लगाया जाता है जो भी आपके गाड़ियों के इंश्योरेंस होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका लाइफ ऑफ स्पैन फिक्स है 10 साल। क्लियर? तो चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। यहां पे कहता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर कहता है कि जो भी आपका डेप्रिसिएशन है ना भाई, तो वो असेट्स पे किस तरीके से चार्ज करना है उसके बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले जो एंट्री होती है वो असेट को परचेज करने की, तो आपने क्या करा, असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक या वेंडर। क्लियर? फिर उसके बाद उस असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है, तो डेप्रिसिएशन लगाना है तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि चैप्टर डेप्रिसिएशन का है तो यही इंपॉर्टेंट है। तो हम असेट की वैल्यू में डेप्रिसिएशन जब लगाएंगे तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, बस। इसमें क्या फंडा है, देखिए, जब मैंने यहाँ पे संपत्ति को खरीदा था, मान लीजिए मेरे पास ये है असेट अकाउंट, तो इधर मैंने जब खरीदा तो मैंने करा उसको टू बैंक, और जब मैंने उसके ऊपर हरास लगाया तो मैं कह दूंगा बाई डेप्रिसिएशन। ठीक है? तो अब देखो, पहले ये प्लस की आइटम थी और डेप्रिसिएशन इसमें से घटेगा, तो हमारी जो असेट है उसकी एक्चुअल वैल्यू इन दोनों का अंतर होगी, तो बाई बैलेंस कैरी डाउन। क्लियर? तो ये इस तरीके से पहली खरीदने की, दूसरी डेप्रिसिएशन की। अब अगर मान लो इस असेट को मैं बेच देता हूं तो मैं क्या करूंगा, असेट को बेचने पर मैं यहां पे कर दूंगा बाई बैंक। ठीक है? क्या करेंगे, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट, तो यहां पे बाई बैंक हो जाएगा। अब इस असेट को बेचने पर मुझे फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। अगर फायदा हुआ है, ध्यान दे, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं असेट अकाउंट को डेबिट कर दूंगा फायदे से, तो मैंने क्या करा इधर, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। और अगर सर जी घाटा हुआ है तो मैं इधर कर दूंगा बाई लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। समझ में आई होगी आपको? यहाँ पे वही चीजें हैं कि लॉस हुआ तो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स अकाउंट डेबिट टू असेट, और अगर प्रॉफिट हुआ तो असेट अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल ऑफ असेट। क्लियर है? अब बात करते हैं, जो सेकंड मेथड हमारे पास था वो था रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ये क्या कहता है, ये कहता है देखिए, आपकी जो भी असेट्स है ना उनके ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन आप लगाओगे वो हर साल इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी कि इक्वल नहीं होना चाहिए कैसे, तो हम हर साल जो डेप्रिसिएशन है ना वो नया अमाउंट पे और नया ही कैलकुलेट करेंगे। क्या कहता है, तो कहता है एज पर दिस मेथड द वैल्यू ऑफ द असेट इज नॉट डिक्रीज विद द सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। यहां पे कहता है भाई कि जो भी आपकी संपत्तियां हैं ना उनके मूल्यों में जो कमी होगी या जो ह्रास लगेगा वो एक समान राशि का नहीं होगा, ये ह्रास हर साल कम होता चला जाएगा। ठीक है? यही बात इसने बोली इधर। बोले अच्छा, तो इसी वजह से इसको कई अलग अलग, या इस मेथड को कई अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड। ठीक है? इन दो नामों से भी इसको यहां पे जानते हैं, समझ। अब कहता है, बोले सर इसको समझाओ तो सही, किस प्रकार से कैलकुलेशन होगी। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए हम आपको यहां पे समझाते हैं। कहता है एक मशीन है जो हमने खरीदी है, कितने रुपए की, 10,000 रुपए की, और पता लगा कि जो उसके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो 10% है। ठीक है? 10% है। अब यहां पे आपको कह सकता है कि भी 3 साल का डेप्रिसिएशन बताओ, 2 साल का डेप्रिसिएशन बताओ, 5 साल का बताओ, क्या होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया जा सकता है। तो मैंने यहां पे लिखा कैलकुलेट 3 इयर्स डेप्रिसिएशन, 3 साल का निकालना है। तो यहां पे देख लीजिए 3 साल का निकालना है, तो पहले साल असेट की वैल्यू, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, और इसको जैसे मैंने फाइंड आउट किया तो यहां पे मेरे पास कितना, 1000, ठीक है, ह्रास की राशि। ठीक है? ये डेप्रिसिएशन आ गया मेरे पास, तो मैंने असेट की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस किया और मेरे पास नई वैल्यू आ गई। पहले साल का हो गया 5 फारिग। दूसरे साल में कहता है कि ये जो वैल्यू आई थी ना इसको उठा लो। ठीक है? इसके ऊपर फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करो, इंटरेस्ट सॉरी रेट जो उसकी दे रखी है। तो इस साल का डेप्रिसिएशन आ गया 900, तो मैंने 9000 में से 900 घटाया, तो अब की बार मेरी वैल्यू आई 8100। अब तीसरे साल में फिर 8100 को रख लो, फिर यहां पे उस पर फिर दोबारा से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाओ, तो अब की बार का ह्रास मेरे पास आया 810। अब 8100 में से 810 घटाया तो मेरे पास जो नई वैल्यू है ना मेरी संपत्तियों की, मेरी असेट की, वो आई 7290। तो देखिए ध्यान से, हर साल ह्रास कम हो रहा है क्या, जी हाँ, पहले साल 1000 लगा, फिर 900 लगा, अब 810।
तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट हर साल कम होती जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल होती जा रही है। और हर साल एक नई अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोले जी हाँ, हर साल एक नई अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लग रहा है। इसी कारण से इसको, क्योंकि ह्रास की राशि बार बार कम हो रही है, इसीलिए इसको रिटर्न डाउन वैल्यू या फिर यूं कहा जाए रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, इसके अलावा और कोई बात यहां पे मेन नहीं है। कैलकुलेशन कैसे करनी है उम्मीद करता हूं यहां से आप समझ चुके होंगे। अब कहता है मेरिट्स ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। कि सर जी हमारे पास जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है इसकी मेरिट्स, इसके फायदे तो बता दो। तो सबसे पहला इजी कैलकुलेशन। अरे हाँ, अभी कैलकुलेशन करिए, बताओ मुश्किल है क्या? ये मुश्किल है क्या? सीधा अमाउंट और उसके बाद रेट लगा देना है, जो भी आंसर आएगा आपके पास वो निकल गया डेप्रिसिएशन। तो कैलकुलेशन कितनी ज्यादा आसान है। बोले हाँ जी सर, बात तो सही कह रहे हो। फिर कहता है इक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम। तो जिस तरीके से शुरुआत में आपकी इनकम ज्यादा थी तो ज्यादा ब्याज डेप्रिसिएशन लग गया, इनकम अगले साल थोड़ी कम हुई तो ह्रास घट गया, फिर इनकम कम हुई तो ह्रास फिर से घट गया। तो यानी कि इनकम के साथ साथ आपका डेप्रिसिएशन भी घट रहा है ना। तो बोले हाँ जी सर। तो आय के अनुसार यहां पे इनकम के अनुसार आपके जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज किया जा रहा है। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, आप भी करिए। नेक्स्ट है, कहता है बैलेंस ऑफ असेट्स इज नेवर रिटर्न ऑफ जीरो। भाई जी हाँ, क्योंकि इसके अंदर हर साल हम रेट लगाते हैं तो बैलेंस है ना कभी भी जीरो होगा ही नहीं। मान लीजिए एक समय आया कि यहाँ पे जब है ना असेट की वैल्यू 1 रहेगी तो उस पर फिर से 10% लग जाएगा, तो कितना 10 पैसे आ जाएगा। अब 10 पैसे आते ही तो 1 रुपए में से जो है कि 0.10 घटाया तो मेरे पास 90 पैसे। फिर अगले साल 10% लगाएंगे तो असेट्स की वैल्यू कभी भी जीरो आ ही नहीं सकती। तो यही बात इसने बताया कि ये इसका फायदा है, क्योंकि पहले पॉइंट में असेट्स की वैल्यू जीरो होती थी जो कि वास्तविक नहीं लगता। यहां पर असेट्स की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, ये सही है। फिर इनकम टैक्स अथॉरिटी, इनकम टैक्स अथॉरिटी इस मेथड को अप्रूव देती है। वो मानती हैं कि आपकी जो भी बुक ऑफ अकाउंट्स है जहां पर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो इसी मेथड से चार्ज करें, क्योंकि इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या चाहती है, आपकी इनकम ज्यादा से ज्यादा दिखे और वो ज्यादा टैक्सेशन लगा सके। जबकि स्ट्रेट लाइन मेथड में शुरुआत में आप देख सकते हो, तो शुरुआत में आपकी इनकम ज्यादा थी तो टैक्स ज्यादा था, लेकिन टैक्स तो परमानेंट ज्यादा ही रहेगा और इनकम कम, तो आपके जो प्रॉफिट है ना वो कम दिखेंगे। और इनकम टैक्स वालों को प्रॉफिट जो है ज्यादा चाहिए ताकि वो ज्यादा टैक्स लगा सके। ठीक है, इसीलिए वो कहते हैं कि नहीं भाई, इनकम के अकॉर्डिंग कमी होती है इस मेथड में, इसीलिए यही मेथड अपनाओ। नेक्स्ट, नो ड्यू प्रेशर। भाई अंतिम सालों में है ना कोई खास यहाँ पे अनावश्यक बर्डन नहीं बनता प्रॉफिट्स पे, ये बात आप समझ लें, पिछले पॉइंट्स में मैं समझा चुका हूं। कमियां, बोले सर जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड उसकी कमियां बताओ। तो बोले सर जी ये क्या बात हुई, संपत्तियों का मूल्य कभी जीरो नहीं होता। अभी पहले तो इसकी मेरिट्स बताई, यही पॉइंट बता के अभी कमी बता रहा है। तो कोई बात नहीं, एक ही वस्तु एक व्यक्ति के लिए सही और दूसरे व्यक्ति के लिए गलत हो सकती है कि नहीं। तो बस वही पॉइंट यहाँ पे है। तो इसी को आप कमी बना लो, इसी को आप खूबी बना लो। जैसे कि भी मैं बात करूं कि भाई वो लंबा है तो एक व्यक्ति उसकी लंबाई की तारीफ करेगा, उसके लिए वो खूबी हो सकती है। दूसरा व्यक्ति ओ खंबे जैसा है, कहाँ का, तो वो उसकी कमी निकाल देगा। चीज तो वही है, बदली नहीं, बस सोच सोच का फर्क है। नेक्स्ट, कहते हैं कि भी ये भी क्या करता है, ये भी इंटरेस्ट फैक्टर को इग्नोर करता है। अब इंटरेस्ट फैक्टर क्या है वो पिछली स्लाइड में समझा चुका हूं, तो दोबारा नहीं बताऊंगा, बोर हो जाओगे। नेक्स्ट, इट इज नॉट इजी टू डिटरमाइन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। भाई ये आसान नहीं होता कि भाई आपके डेप्रिसिएशन की रेट आप तय कर लो, मुश्किल होता है बहुत ज्यादा। भाई हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा हमने पहले से तय कर लेना। अरे तुम्हारी हाइट हर साल कितनी बढ़ेगी तुमको पता था क्या इसका पहले से? नहीं पता था ना। कि सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए क्योंकि जीवन अनसर्टेन है, तो आपको पता नहीं ना कि भी किस व्यक्ति की मौत कब लिखी है, नहीं पता ना। लेकिन फिर भी क्या होता है कि हम लगा सकते हैं क्या अंदाजा, ऐसा कुछ कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो हरास है वो सिर्फ एक अनुमान होता है, उसको एग्जैक्टली डिटरमाइन करना हमारे लिए काफी मुश्किल काम है। फिर कहता है नॉलेज ऑफ कॉस्ट इज नॉट पॉसिबल। ओरिजिनल कॉस्ट का पता करना मुश्किल है भाई, क्यों? अब आप यहाँ पे अंदाजा लगाओ, अगर वो मुझे ये अमाउंट दे के कह दे कि हम हर साल 10% इंटरेस्ट लगाते हैं और ये यूँ कहा जाए कि भी उसकी जो प्रारंभिक कीमत थी वो कितनी थी, तो मुझे कितनी टिपिकल कॉस्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मुझे वापस जाना पड़ेगा हर बार की। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करना आसान नहीं है, इसीलिए कहता है कि भी जो भी आपका यूँ कहा जाए कि भी नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट है ना वो एक लिहाज से संभव नहीं है।
अगर वो कोई आपको कह दे कि भी एक असेट है ना 20 साल से यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर 20 साल से आज तक का जो डेप्रिसिएशन है ना वो 5,000 बन गया। अब रेट ऑफ कितना था, अभी अभी वैल्यू कितनी है, कुछ नहीं बताया उसने, तो हम कैसे फाइंड आउट करें, तो मुश्किल हो जाएगा उधर। फिर कहते हैं सूटेबिलिटी, बोले सर जो आपका डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड है, या यूं कहा जाए कि भी आपका जो सेकंड मेथड था वो कहां पे सूटेबल है, तो कहता है यह विधि उन संपत्तियों के लिए तुलनात्मक रूप से ज्यादा यूजफुल है जिन असेट्स का लाइफ स्पैन काफी ज्यादा लंबा होता है। यानी कि जिन असेट्स को हम लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं और जिनके ऊपर मरम्मत के एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, उन असेट्स के ऊपर हम ज्यादातर कौन से डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड या यूं कहा जाए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का ही इस्तेमाल करते हैं। ये यहीं पर सूटेबल होता है। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। तो देखिए सर, जो डेप्रिसिएशन है उसको रिकॉर्ड भी तो करना है ना, तो उसके लिए दो तरीके हैं। पहला, या तो आप उसको सीधे संपत्ति खाते में डाल दो, कुछ नहीं करना, या फिर आप संपत्ति खाते में ना डालकर एक सेपरेट अकाउंट बनाओ जिसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कहा गया है। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी मेथड चूज कर सकते हो। बोले सर होता क्या है, क्या करें, तो देखिए ध्यान से, ये है आपका संपत्ति खाता। कौन सा खाता, संपत्ति असेट्स अकाउंट। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं ताकि यहां पर आपको दिख पाए असल में, क्योंकि सारा ब्लू एंड रेड में प्रिपेयर करा हुआ है। पॉइंटर ऑप्शन, इंक कलर, मैं इसमें कौन सा लूँ, चलो मैं इसमें यहाँ पे ये ग्रीन ले लेता हूँ। अभी यहाँ पे कहता है कि जो मेरे पास असेट्स है ना सर, असेट्स, तो जब मैंने खरीदी या मेरे पास जो शुरुआती बैलेंस था वो डेबिट साइड था, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अब जब डेबिट साइड था तो मैंने क्या करा, मान लीजिए 1 अप्रैल 2022 को मेरे पास शुरुआती बैलेंस था 2 लाख रुपए। अब जैसे ही साल का एंड हुआ तो मैंने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन काउंट करा। कैसे, मैंने काउंट करा 2 लाख के ऊपर सीधा सीधा 10%, तो मेरा आ गया कितना, 20,000 रुपए। ठीक है, कितना आ गया, 20,000 रुपए। ठीक है सर, तो जैसे ही 31 मार्च 2023 आया तो मैंने 20,000 का डेप्रिसिएशन सीधा असेट का अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और अब मेरी असेट का जो बैलेंसिंग फिगर है वो कितना रह गया, 1,80,000। इसी को मैं फिर अगले साल के लिए कंटिन्यू करूंगा, तो अब यहां पे ओपनिंग बैलेंस मेरे पास कितना हो जाएगा, 1,80,000। उस पे इस साल का एंड होते होते मैं फिर से डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं 20,000 रुपए का। तो जब 1,80 में से 20 फिर घट गए तो मेरे पास अब मेरी जो बैलेंसिंग फिगर है वो 1,60,000, यानी कि मेरी असेट की वैल्यू का जो वैल्यू में हर साल चेंज आ रहा है ड्यू टू डेप्रिसिएशन, क्योंकि मैं सीधा स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज करते हुए सीधा जो डेप्रिसिएशन है उसको असेट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूं, यानी कि जो फर्स्ट मेथड है मैं उसका यूज कर रहा हूं। इसी वजह से मेरी जो असेट है वो हर साल नई वैल्यू पे मुझे दिख रही है। क्लियर। अब कहता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये क्या होता है सर, तो देखिए यहां पे मैं कहता हूं मैं मेरी असेट को छेड़ूंगा ही नहीं। बोले क्या कह रहे हो, बोले जी हाँ, मैं जितना भी मेरा प्रोविजन डेप्रिसिएशन है उसको डेप्रिसिएशन के लिए जो प्रोविजन मैंने क्रिएट कर रखा ना उसमें ट्रांसफर करता रहूंगा। अब मान लो कि ये संपत्ति 10 साल तक चलेगी तो मैं 10 साल तक उसका अकाउंट एज इट इज बनाऊंगा। ओपनिंग बैलेंस 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख, ओपनिंग बैलेंस 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख, 10 साल तक। लेकिन 10वें साल के एंड पे आते ही मैं प्रोविजन में जितना भी डेप्रिसिएशन मेरा इकट्ठा हुआ होगा मैं उसको एकदम से ट्रांसफर करके बात फारिग कर दूंगा। ठीक है, इसको देख के आप आसानी से समझ सकते हो इस लेक्चर को, क्योंकि जितना आप खुद से एनालिसिस करके समझोगे इसमें उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बस फिर भी समझा देता हूं, मैंने यहां पे डेप्रिसिएशन ट्रांसफर नहीं किया, मैंने उसको प्रोविजन में डाल दिया। देखिए पिछली स्लाइड के ऊपर मैंने डेप्रिसिएशन सीधा असेट अकाउंट में डाल दिया था, इधर मैंने असेट अकाउंट में कुछ नहीं डाला। ठीक है, यहां पे मैंने कुछ नहीं डाला, मैंने कहां पे रखा, प्रोविजन लिया। बोले ठीक है सर, तो साल के एंड पे मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज करा, उसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डाल दिया। फिर इसी वक्त मैंने उसका बैलेंसिंग फिगर निकाला तो 2 लाख तो सॉरी 20,000 है, ये 20,000 है, एक जीरो ज्यादा लग गया है। ठीक है, उसके बाद हो गया क्लोज। फिर यहाँ पे अगले साल के शुरुआत में मेरे पास ओपनिंग बैलेंस, ये इसी बैलेंस को मैं ओपनिंग लिया मैंने इधर। ठीक है, 20,000। जैसे ही साल का एंड हुआ 31 मार्च 21 आया, मैंने फिर से डेप्रिसिएशन लगा दिया। तो कितना हो गया मेरे पास, जो अब 20 और 20 40, और टोटल डेप्रिसिएशन मेरे पास कितना हो गया, 40 का हो गया। समझ आई बात। तो इस तरीके से 10 साल तक ये बनेगा, और 10वें साल में हम सारा का सारा पैसा असेट अकाउंट में ट्रांसफर करके इसको असेट अकाउंट को क्लोज कर देंगे।
क्लियर? बहुत अच्छे सर। अब नेक्स्ट, असेट डिस्पोजल अकाउंट, ये क्या होता है? तो देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई एक असेट है, ठीक है, उस असेट के किसी पार्ट को या उस असेट को ही आप सोल्ड आउट कर रहे हो, सोल्ड आउट कर रहे हो, या उसको आप क्या कर रहे हो, बोले आप यूजलेस है, समाप्त कर रहे हो, ठीक है। जब आप ऐसा करते हो तो उसको असेट अकाउंट में नहीं दिखाते, उसके लिए एक अलग से अकाउंट खोल लेते जिसको नाम दे दिया जाता है असेट डिस्पोजल अकाउंट। अच्छा सर, बहुत बढ़िया बात है, ये बना देंगे तो फिर कैसे होगा? तो देखिए ध्यान से, जब हम असेट डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे तो कितने की असेट थी, कितने में बेची, कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे कहां से, एक ही जगह से मिल जाएगी, और उसका नाम रख दिया गया असेट डिस्पोजल अकाउंट। क्वेश्चन कैसे जनरेट होगा? कहता है संपत्तियों के विक्रय के समय कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? तो संपत्तियों के विक्रय के समय पर कौन सा? असेट डिस्पोजल अकाउंट बनाया जाता है। समझ आई बात? बोले हाँ जी सर, समझ में आ गई। तो चलिए क्यों टेंशन लेते हो, इसकी जनरल एंट्रीज समझ लो। यहां पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, असेट अकाउंट मैंने क्रिएट कर दिया, इसको अरे ग्रीन पेन आ गया, दोबारा चेंज करना पड़ेगा कलर, तो थोड़ा सा वेट करें। जी हाँ, पॉइंटर ऑप्शन आ गया, इंक कलर आ गया मेरे पास। मैं इधर कौन सा लूँ अभी? येलो दिखेगा नहीं, मैं ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है। इधर वो कहता है, देखिए आपके पास आपके जो असेट है, मैंने यहाँ पे असेट अकाउंट बना दिया, ठीक है सर, असेट अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, ठीक है जी हाँ। अब असेट अकाउंट, इसमें मान लीजिए मेरे पास थी टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, यानी कि शुरुआती समय पर मेरे पास 10,000 रुपए की असेट्स थी, और इसमें से मैंने बेचने के लिए निकाल दी, यानी कि बाई डिस्पोजल अकाउंट कितनी? 2,000। तो 2,000 रुपए की संपत्ति मैंने बेच दी, तो जैसे मैं यहाँ पे करूंगा, फिर यहाँ पे बाई बैलेंस कैरी डाउन कितना? 8,000। तो पता लग गया ना, मेरे पास अब संपत्तियां कुल कितने की बची? 8 की बची। और 2,000 रुपए की जो संपत्तियां थी, उनको मैं यहां से निकाल के कहां पे ले आया? डिस्पोजल अकाउंट के अंदर ले आया। कहां पे ले आया? असेट्स डिस्पोजल अकाउंट। अभी देखिए जनरल एंट्री पहली, तो असेट को मैंने ट्रांसफर कर दिया किसमें? असेट डिस्पोजल में। तो असेट क्या हुआ? क्रेडिट, तो मैंने यहां पे कर दिया। और तो क्या करा? असेट डिस्पोजल डेबिट, तो डेबिट साइड में क्या करूंगा? इधर टू असेट अकाउंट। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रहा होगा। बोले 2,000। अब इसको बेचूंगा इधर से, यहीं से बेचूंगा, तो मैं अब इसको बेच रहा हूं, तो मैंने इसको बेच दिया। क्या करा मैंने? बाई बैंक। कितने में बेचा? मैंने इसको 3,000 में बेच दिया, ठीक है। तो 3,000 में बेच दिया, तो हाँ जी, मैंने देखो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट डिस्पोजल अकाउंट, ये जनरल एंट्री होगी यहाँ पे, और अकाउंट में शो कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको करूंगा तो मुझे क्या हुआ? मुझे हुआ प्रॉफिट। तो मैंने बैलेंसिंग करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। नाम सुना है ना पहले अकाउंट, ठीक है, यही तो था। कितना? 1,000, और बैलेंस बराबर 3,000 इधर और 3,000 इधर। बोलो कोई दिक्कत? असेट डिस्पोजल अकाउंट बन गया, मेरी संपत्तियों में से पैसा गया, ठीक है, सॉरी असेट्स गई, तो एक ही बार में निकाल दी, बात खत्म। क्या हुआ उसको बाद में देखेंगे डिस्पोजल अकाउंट में, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दे इस चीज को लेकर। सर अगर लॉस हो जाए तो? कोई बात नहीं। अब मान लो मैंने इस संपत्ति को, है ना, कितने में? 3 में नहीं बेचा, मैंने इसको बेच दिया कितने में? 1,000 में बेच दिया। सपोज करो मैंने इसको बेच दिया 1,000 में, तो मुझे अब क्या होगा? मुझे हो गया लॉस, तो मैं क्या करूंगा? बाई लॉस ऑन सेल। कितना? 1,000। अब इधर भी 2,000 हो गया और इधर भी 2,000 हो गया। बोले सर लॉस की एंट्री क्या होगी? तो ये लो मेरे बंधुओं, ये प्रॉफिट की है, असेट डिस्पोजेबल अकाउंट डेबिट, तो मैंने प्रॉफिट को डेबिट साइड डाला था कि नहीं डाला था? और यहाँ पे लॉस की है, तो डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट साइड मैंने अभी अभी लॉस आपके सामने डाला, ये लॉस है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कहता है कि कैरेक्टराइज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन, कि आपका जो ह्रास है ना उसकी विशेषताएं बताओ। अब ह्रास की क्या विशेषताएं हैं? तो सबसे पहली विशेषता की या सबसे पहला पॉइंट बात कर लेते हैं, कहते हैं डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ द असेट्स। तो जी हाँ, संपत्ति के मूल्य में कमी तो होती है, तो विशेषता है इसकी, ठीक है, संपत्ति के मूल्य में कमी, ये तो होती ही होती है, तो विशेषता है, जी हाँ ओके है। फिर कहता है परमानेंट कमी, हाँ ये भी सही है सर, परमानेंट डेप्रिसिएशन इज ऑफ परमानेंट नेचर, ये स्थायी प्रकृति का होता है, एक बार इसकी वैल्यू में कमी आ गई तो आ गई, दोबारा नहीं बढ़ सकती।
फिर नॉन कैश, जी हाँ, डेप्रिसिएशन को लेकर हम किसी बाहरी आदमी को पेमेंट थोड़ी ना करते हो, तो नॉन कैश आइटम है, तो इसीलिए ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, ये सभी की सभी डेप्रिसिएशन की विशेषता है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड इज कैलकुलेटेड, कहता है कि स्थाई स्थाई जो हमारे पास है कि भी किस्त मेथड यानी कि जो स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन किस पे फाइंड आउट करा जाता है, तो यहाँ पे ऑन द परचेज प्राइस ऑफ द एसेट, तो यही आपका सही जवाब है। जिस मूल्य पर संपत्ति खरीदी थी उसी मूल्य पर हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ना तो क्लोजिंग बैलेंस पे, ना ओपनिंग बैलेंस पे, ना मार्केट प्राइस पे, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, ह्रास लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहला लाभ हानि पता करना, जी हाँ, सही फाइनेंशियल पोजीशन, ये भी सही है, और सही कॉस्ट, तीनों के तीनों सही हैं, तो यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, मेरिट्स ऑफ रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, कहता है कि भी हमारे पास जो इंस्टॉलमेंट मेथड है, या यूं कहा जाए कि भी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, तो उसकी कुछ विशेषताएं या यूं कहा जाए कुछ खूबियां बताओ, कुछ फायदे बताओ। तो इजी कैलकुलेशन, तो जी हाँ, इजी कैलकुलेशन मेरिट्स में पढ़ा था हम लोगों ने। फिर यहाँ पे इक्वल बर्डन ऑफ प्रॉफिट, तो जी हाँ, हर साल इनकम के साथ साथ डेप्रिसिएशन भी तो कम होता चला जाता है, तो जी हाँ, ये भी सही है। इनकम टैक्स ने अथोराइज कर रखा है, अप्रूव कर रखा है, तो जी हाँ, बिल्कुल अप्रूव कर रखा है, तो ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी इसके आंसर, ये सारी की सारी हमारे पास रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड के क्या है, फायदे हैं। तो इसी नोट के साथ या इसी आखिरी क्वेश्चन के साथ मेरे मित्रों, आज के लिए मैं लेता हूं आपसे अलविदा, मिलते हैं नए लेक्चर के अंदर। और प्लीज चिंता ना करें, जो भी टॉपिक दूंगा ना, बिल्कुल मन लगा के ऐसा तैयार करते हैं आप लोगों के लिए कि उसमें से कैसे भी क्वेश्चन आ जाओ, सिर के बल आ जाओ, पैरों के बल आ जाओ, बीच से आ जाओ, मर्जी कैसे भी आ जाओ, आप क्वेश्चन को नहीं छोड़ने वाले हो, ये हम गारंटी लेते हैं। ठीक है, बस थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेहनत जरूर करो, और क्लासेस है ना रेगुलर बेसिस पे आ रही है आपके साथ, आपके पास। ये अकाउंटिंग कैसे मान लो, लगभग हमारा जो है कि भी 50% पोर्शन है ना, 50 नहीं तो 40% पोर्शन अकाउंटिंग का हमारे पास हो गया है। अभी अकाउंटिंग की आपको ऐसे मान लो मैक्सिमम 7 से 8 क्लासेस और मिलेंगी। ठीक है, ये मैंने इसीलिए एक एक पॉइंट को, या एक एक चैप्टर कह लो, या एक एक ऐसा पॉइंट जो कि टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उसको मैंने एक एक चैप्टर में आपके सामने रख दिया है, एक एक क्लास में आपके सामने रख दिया है, यानी कि एक ही क्लास में अप्रोक्सीमेट सब कुछ शामिल कर दिया मैंने। ठीक है, तो इसीलिए एक क्लास से आप एक पॉइंट को या एक टॉपिक को कवर कर रहे हो, तो ये मत मानिए कि क्लास सिर्फ 14 हुई है, यहां पे आपके 14 टॉपिक्स हो चुके हैं, यानी कि अकाउंटिंग आपका लगभग 40 टू 50% आपका कवर हो चुका है। तो घबराइए मत, एग्जाम से पहले पहले आपका कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो इसी नोट के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए राम राम।